देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि 2024 में एईडब्ल्यू के टॉप 10 ओवर और मर्चेंडाइज सेलर को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। एईडब्ल्यू के न्यू इंजरी शो को लेकर टोनी खान की काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू में लास्ट मैच को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज वहीं WOS रेसलिंग के रिटर्न को लेकर WWE पॉसिबली काउंटर करने वाली गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर की। बात करें एईडब्ल्यू के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर की, तो गाइज ओवरऑल 2024 के अंदर एईडब्ल्यू में जो टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर्स है उनके अंदर दो मर्चेंडाइज एईडब्ल्यू के अपने मर्चेंडाइज है, जहां पर ओवरऑल 2024 के अंदर एईडब्ल्यू के जिस मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा गया है वो मर्चेंडाइज एईडब्ल्यू का ऑफिशियल ऑल एलीट लोगो मर्चेंडाइज है, जिसे यहाँ पर 2024 में नंबर 1 रैंक के ऊपर सबसे ज्यादा खरीदा गया है। तो वहीं इसके अलावा नंबर 8 रैंक के ऊपर एईडब्ल्यू के ऑल इन के लोगो मर्चेंडाइज को 2024 में ओवरऑल सबसे ज्यादा खरीदा गया है। बट गाइज एईडब्ल्यू के इन दो मर्चेंडाइज को हटा दे तो गाइज रेसलर्स के लिस्ट में एईडब्ल्यू के जिन टॉप रेसलर्स की मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिकी गए इस लिस्ट के अंदर नंबर 8 के ऊपर एईडब्ल्यू की वुमेन वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टोब है, नंबर 7 के ऊपर स्वॉर्ब स्टिंगलैंड के मैनेजर प्रिंस नाना है, नंबर 6 के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार MJF है, नंबर 5 के ऊपर एईडब्ल्यू की TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन है, नंबर 4 के ऊपर दी आइकॉन स्टिंग है, नंबर 3 के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोपलैंड है, नंबर 2 के ऊपर एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब स्टिंगलैंड है और नंबर 1 के ऊपर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग विल ऑस्प्रे है। और करंटली यहां पर एईडब्ल्यू के ऑफिशियल लोगो मर्चेंडाइज को हटाकर रेसलर्स की लिस्ट में जो यहां पर सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बेच रहा है वो यहां पर विल ऑस्प्रे है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ओवरऑल 2024 के एंडिंग के ऊपर क्या यहां पर एईडब्ल्यू का कोई ऐसा रेसलर होता है जो एईडब्ल्यू के ऑफिशियल लोगो मर्चेंडाइज को हटाकर ओवरऑल एईडब्ल्यू का नंबर 1 मर्चेंडाइज ड्रॉप बनता है या नहीं। और गाइस सीएम पंक के एईडब्ल्यू से जाने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर कोई यहां पर नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर बनता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही विल ऑस्प्रे की, तो गाइस यहीं अब विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू में लास्ट मैच को लेकर जापान की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू में लास्ट मैच के ऊपर विल ऑस्प्रे ने जब यहां पर स्टील केज मैच के अंदर रसल किया था तो ओरिजिनली एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ये चाहती थी कि विल ऑस्प्रे उनके आखिरी मैच को जीते, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जब भी यहां पर कोई रेसलर कंपनी को लीव करता है तो एनजेपीडब्ल्यू उस रेसलर को बेचते न करके बल्कि उस रेसलर को पूरी रिस्पेक्ट देकर कंपनी से बाहर करती गए। और नॉर्मली जहां WWE और AEW जैसी अमेरिकन कंपनी के अंदर अगर कोई रेसलर कंपनी को लीव करता है तो उस रेसलर को लास्ट मोमेंट पर काफी घटिया बुकिंग दी जाती है। वहीं उल्टा जापान के अंदर कोई रेसलर अगर लीव करता है तो जापानीज कंपनी उस रेसलर के करियर को रिस्पेक्ट देते हुए उसे यहां पर उसके आखिरी मैच के अंदर जिता देती गए। और ओरिजिनली एनजेपीडब्ल्यू कंपनी भी विल ऑस्प्रे के आखिरी मैच के अंदर ऑस्प्रे को जिताने वाली थी। बट गाइस लास्ट मोमेंट के ऊपर ऑस्प्रे ने ये खुद डिसाइड किया कि वो उनके लास्ट मैच में नहीं हारेंगे। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के प्लान्स को चेंज करते हुए विल ऑस्प्रे ने ये डिसाइड किया कि वो उनके आखिरी मैच में बुलेट क्लब से हारेंगे, ताकि ऑस्प्रे के कंपनी से जाने के बाद बुलेट क्लब के पास मोमेंटम हो। और कुछ इस तरीके से ऑस्प्रे के लास्ट मैच के अंदर विल ऑस्प्रे ने बुलेट क्लब के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया। गाइस यहाँ पर ये पहली बार नहीं गए जब ऑस्प्रे ने ऐसा किया है, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के अंदर भी स्वॉर्ब और ऑस्प्रे के मैच के अंदर ऑस्प्रे का हारना यहाँ पर ऑस्प्रे का ही आइडिया था। गाइस ये तो बात थी विल ऑस्प्रे की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान की। गाइस यहाँ पर बात करें टोनी खान की। गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने यहाँ पर एईडब्ल्यू के इंजर्ड रेसलर्स को लेकर बात की। और जब यहाँ पर टोनी खान से ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू कंपनी के वो कौन कौन से रेसलर्स है जिनकी इंजरी अब यहाँ पर काफी हद तक हील हो चुकी है और एईडब्ल्यू के अंदर कौन सा इंजर्ड रेसलर कौन रिटर्न होगा, तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर एग्जैक्टली किस रेसलर की इंजरी कितनी हील हुई गए इसको लेकर टोनी खान के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं गए, क्योंकि ये डाटा एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट और एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम रखती गए। बट डेफिनेटली यहाँ पर टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के इंजर्ड रेसलर्स को लेकर एक न्यू शो बनाने का प्लान कर रहे गए। और टोनी खान का ये बोलना है कि टोनी खान ये सोच रहे गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के इंजर्ड रेसलर्स को लेकर एक न्यू शो बनाएंगे, जिस शो के अंदर बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी ये बताएगी कि एईडब्ल्यू के कौन से इंजर्ड रेसलर की स्टेटस कैसी चल रही है
और AEW का कौन सा इंजर्ड रेसलर पॉसिबली कब तक रिटर्न कर सकता है। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो पॉसिबली AEW के न्यू टीवी डील के बाद AEW कंपनी यहाँ पर उनके इंजर्ड रेसलर्स को लेकर सोशल मीडिया पर न्यू शो लॉन्च करेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान का ये शो टोनी खान कब और कैसे लॉन्च करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर की। गाइस यहाँ पर बात करें जैक सेब्रे जूनियर की तो गाइस इस हफ्ते जैक सेब्रे जूनियर ने यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर AEW कंपनी के फाउंडेशन को लेकर बात की। यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि 2019 में AEW के फॉर्मेशन से पहले अगर किसी रेसलर को यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा पैसे चाहिए होते थे तो उसे यहाँ पर ना चाहते हुए WWE को ज्वाइन करना पड़ता था। और एक बार जो रेसलर WWE को ज्वाइन करता था उसे यहाँ पर उसकी अपनी पर्सनल चॉइस को छोड़कर कंपनी के द्वारा कहे जाने वाली चीज़ें करनी पड़ती थी। और WWE के इस सिस्टम की वजह से कई सारे रेसलर जो WWE के बाहर उनके कैरेक्टर में काफ़ी पॉपुलर थे, उनके WWE पर जाने के बाद WWE के कैरेक्टर चेंज करने की वजह से वो रेसलर फ्लॉप हो गए। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जैक सेब्रे जूनियर ने WWE के 205 क्रूज वेट में कम्पीट करने के बाद WWE कंपनी को ऑफिशियली कभी भी ज्वाइन नहीं किया। और जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि 2016 में जब WWE का क्रूज वेट क्लासिक टूर्नामेंट हुआ था तो उस टूर्नामेंट के अंदर कोटा इबुशी और जैक सेब्रे जूनियर दोनों ने कम्पीट किया था। और WWE के अंदर इनिशियली यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर और कोटा इबुशी के क्रूज वेट क्लासिक में कम्पीट करने के बाद ओरिजिनली WWE कंपनी इन दोनों को ही साइन करना चाहती थी। बट गाइस यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर ने WWE को इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि WWE कंपनी जैक सेब्रे जूनियर के रेसलिंग स्टाइल को चेंज करना चाहती थी। और जैक सेब्रे जूनियर जिस तरीके से रेसलिंग करते गए WWE कंपनी उस तरीके को ही चेंज करना चाहती थी, जिसकी वजह से WWE को जैक सेब्रे जूनियर ने रिजेक्ट कर दिया। और जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि वो यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि आज के टाइम पर अमेरिका में AEW कंपनी जैसी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर AEW के अंदर जैक सेब्रे जूनियर ने जब भी रेसल किया है AEW में किसी ने भी जैक सेब्रे जूनियर को ये नहीं कहा है कि उन्हें यहाँ पर मैच के अंदर कैसे रेसल करना है। और AEW कंपनी का अमेरिकन मार्केट में होना ये यहाँ पर वर्ल्ड वाइड रेसलर्स के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि फाइनली यहाँ पर AEW कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर रेसलर WWE के लेवल की सैलरी ले सकते गए और उन्हें यहाँ पर उनकी स्टाइल और कैरेक्टर को चेंज करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। और जैक सेब्रे जूनियर ये होप करते गए कि AEW आगे चलकर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने। वेल गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि AEW कभी भी नंबर 1 कंपनी बन पाएगी। बट गाइस जहां तक बात रही नंबर 1 कंपनी की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूके के अंदर बहुत ही जल्द यहाँ पर यूके की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी WOS रेसलिंग उनका कमबैक कर रही है। और कुछ दिनों पहले मैंने स्पेशल वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई थी कि 14 सितंबर के ऊपर वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट रेसलिंग दोबारा से वापस आ रही है। और अब यहाँ पर जबकि WOS रेसलिंग दोबारा से वापस आ रही है तो गाइस यहाँ पर ब्रिटिश रेसलिंग सीन के ऊपर WOS के रिटर्न को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया है कि जब से यहाँ पर WOS रेसलिंग के रिटर्न की अनाउंसमेंट हुई है तब से ही ब्रिटिश रेसलिंग के अंदर WOS रेसलिंग को लेकर काफी बातें चल रही है। और गाइस यहाँ पर काफी सारे ब्रिटिश रेसलर्स का ये कहना है कि WOS रेसलिंग के रिटर्न के अनाउंसमेंट के बाद से ही WWE कंपनी यहाँ पर NXT को लेकर यूरोप शो शुरू करना चाहती है। और इनिशियली WWE NXT UK के फ्लॉप होने के बाद अब WWE कंपनी ये नहीं चाहती है कि WOS रेसलिंग दोबारा से UK के अंदर ग्रो करे। और इसीलिए WWE कंपनी WOS रेसलिंग को रोकने के लिए करेंटली यहाँ पर NXT यूरोप खोलने का प्लान कर रही है। और ब्रिटिश रेसलिंग में काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिन्हें यहाँ पर WWE के द्वारा NXT यूरोप खोलने के लिए अप्रोच किया गया है। और गाइस जिस तरीके से आज से करीबन 6 साल पहले जब WOS रेसलिंग ने उनका मेजर कमबैक किया था तो WOS को टक्कर देने के लिए WWE ने NXT UK खोला था। कुछ उसी तरीके से अब जबकि WOS रेसलिंग वापस आ रही है तो गाइस यहाँ पर WWE के द्वारा WOS के रिटर्न को फ्लॉप करने के लिए NXT यूरोप को लेकर बातें चल रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लास्ट टाइम AEW के वजह से WOS रेसलिंग के शटडाउन होने के बाद क्या एक बार फिर से NXT यूरोप के वजह से WOS रेसलिंग शटडाउन होती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।